हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्याम शर्मा मैथ्स। मैं श्याम शर्मा आज के इस वीडियो में लेकर आया हूँ 12th क्लास का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस। चलो बच्चों, चैप्टर का नाम है हाफ व्यू मैट्रिसेस। तो सबसे पहले बात करते हैं हाफ व्यू क्या है। हाफ व्यू क्या है? तो हाफ व्यू क्या होता है? हाफ व्यू संख्याओं का, हाफ व्यू क्या है? संख्याओं का या फलनों का। हाफ व्यू क्या है? संख्याओं का या फलनों का अरेंजमेंट। हाफ व्यू क्या है? संख्याओं का या फलनों का अरेंजमेंट। अब जब हाफ व्यू संख्याओं का या फलनों का अरेंजमेंट है तो किसी ना किसी रूप में इसको अरेंज किया जाता होगा, इसका कुछ ना कुछ रूप में व्यवस्थित किया जाता होगा। तो इसको किस रूप में व्यवस्थित किया जाता है? इसको व्यवस्थित किया जाता है आयत के रूप में, यानी आयताकार रूप में इसको व्यवस्थित किया जाता है। अब व्यवस्थित किसको किया जाता है आयताकार रूप में? संख्याओं को या फलनों को। जो भी हमारे पास संख्याएं हैं या जो फलन है उनको आयताकार रूप में व्यवस्थित किया जाता है, वो क्या है? हाफ व्यू। तो अब जब आयताकार रूप में व्यवस्थित कर रहे हैं तो आयताकार रूप में किस प्रकार रख सकते हैं? आयताकार रूप में लिख सकते हैं 3, 4, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 9, 8 ऐसे रख सकते हैं। या फिर कैसे रख सकते हैं? 3, 4, 3, 3, 2, 1 इस प्रकार रख सकते हैं। तो हमारे पास जो संख्याएं हैं, जो फलन है, उनको आयताकार रूप में अरेंज किया जाता है, आयताकार रूप में व्यवस्थित किया जाता है। जब इनको इस रूप में रखा गया तो ये क्या कहलाता है? हाफ व्यू। लेकिन अभी थोड़ा क्या है, अधूरा सा लग रहा है, थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लग रहा। तो इसको अच्छा बनाने के लिए, इसको सुंदर बनाने के लिए क्या करते हैं, इस पे इस तरह से बॉक्स लगा देते हैं। ये लगा दिया, ऐसे ही इस पे इस तरह से तो इस तरह से जो हमने इसका मॉडिफिकेशन किया, इसको अच्छा दिखाने के लिए इसका क्या कर दिया, एक तरह से मेकअप कर दिया। इसमें इस तरह से लगाया, इस तरह से लगाया, इस तरह से लगाया। तो इस तरह से बॉक्सों के अंदर जो संख्याओं का या फलनों का जो अरेंजमेंट किया वो कहलाता है हाफ व्यू। यानी संख्याओं का या फलनों का जो इस तरह बॉक्सों के अंदर अरेंजमेंट किया जाता है वो कहलाता है हाफ व्यू। चाहे ऐसे बॉक्स के अंदर हो, चाहे ऐसे बॉक्स के अंदर हो, चाहे इस प्रकार के बॉक्स के अंदर हो, ये सभी क्या कहलाएंगे? हाफ व्यू। अब जब हमारे पास ये आ गया कि इस तरह से बॉक्स के अंदर बना हुआ है, वो सब क्या है? सब हाफ व्यू है। ये भी हाफ व्यू है। अब इसके बाद बात करते हैं, जब इस प्रकार हमारे पास अरेंजमेंट हो गया तो इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है? जैसे ये लिखा हुआ है 3, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 इस तरह से जो लिखा हुआ है। अब इसमें हमें कुछ तो क्षैतिज लाइन दिखाई दे रही है, कुछ ऊर्ध्वाधर लाइन दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रहा है? कुछ तो हमें दिखाई दे रहा है इसमें वर्टिकल लाइंस और कुछ दिखाई दे रही है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इस तरह जो लाइन होती है, ये लाइंस क्या कहलाती हैं? ये लाइंस कहलाती हैं पंक्ति। ये लाइन क्या कहलाती हैं? ये लाइंस कहलाती हैं पंक्तियां। और इस तरह से जो हॉरिजॉन्टल होती हैं वो तो पंक्ति का लाइन, और जिस तरह से वर्टिकल होंगी, जिस तरह से वर्टिकल लाइन है, वो क्या कहलाती हैं? वो कहलाते हैं स्तंभ। इसको बोलते हैं इंग्लिश में रो और इसको बोलते हैं कॉलम। तो जो इस तरह से लाइनें होती हैं वो तो कहलाती हैं पंक्तियां, और जो खड़े रूप में होती हैं, स्तंभ के रूप में होती हैं, वो कहलाते हैं स्तंभ। इसको डिनोट करते हैं, ये पहली पंक्ति है इसलिए R1 से, ये दूसरी पंक्ति है इसलिए R2 से, ये तीसरी पंक्ति है इसलिए R3 से। ऐसे ये पहली,
पहला कॉलम है C1 से, ये दूसरा कॉलम है C2 से, ये तीसरा कॉलम है C3 से। तो इस प्रकार से जो इस तरह से व्यवस्था रहती है वो रो कहलाते हैं, और जो इस तरह से कॉलम्स। ऐसे ही मान लो ये लिखा हुआ है 3, 4, 6, 7, 8, 9 इस प्रकार बना हुआ है। तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा पहला रो R1, यानी ये दूसरी रो R2, ये तीसरी रो R3। ऐसे ही जो इस तरह से वर्टिकल्स बनी हुई हैं वो क्या कहलाएंगी, ये कहलाएगा पहला C1 और ये कहलाएंगी C2। हॉरिजॉन्टल लाइन पर होंगी वो रो, वर्टिकल लाइन होंगी वो कॉलम। इसके बाद इसको डिनोट किससे करते हैं, इसके बाद हम जब इस तरह से हमें आप भी प्राप्त हुआ, आप भी मिला हमें, तो इसको दिखाते हैं हमेशा कैपिटल लेटर से, इसको हमेशा कैपिटल लेटर से दिखाया जाता है। तो आप भी को डिनोट किससे करते हैं, आप भी को दर्शाते हैं कैपिटल लेटर से, ए से, बी से, एक्स से, डब्ल्यू से, इन सब से आप भी को दर्शाया जाता है। हमेशा आप भी को कैपिटल लेटर से दर्शाया जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं, तो मैंने इसमें बताया आपको कि इस तरह से लाइन्स होती हैं वो रो, इस तरह से लाइन होती हैं वो रो, और वर्टिकली होती हैं वो कॉलम। आई होप आपको रो और कॉलम पहचानना आ गया होगा। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं आप व्यू की परिभाषा। आप व्यू की परिभाषा क्या होती है, अब इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन ऑफ आप व्यू की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो आप व्यू की परिभाषा क्या होती है, हम n नंबर्स लें, n संख्याएं लें, और इन n नंबर्स को रो में और कॉलमों में, रो में और कॉलमों में आयताकार रूप में व्यवस्थित कर दें। अरेंज कर दें। तो ये अरेंजमेंट क्या कहलाता है, MN ऑफ व्यू कहलाता है। ये अरेंजमेंट क्या कहलाता है, ये अरेंजमेंट ऑफ व्यू कहलाता है। हम MN नंबर लें, MN नंबर्स लें, कोई भी नंबर हो सकते हैं। हम MN नंबर्स लेने के बाद M नंबर्स को तो रो में व्यवस्थित करें और N नंबर्स को कॉलम के रूप में व्यवस्थित करें, वो भी किस रूप में, आयताकार रूप में। तो M और N नंबर्स को आयताकार रूप में व्यवस्थित करने पर जो हमें सिस्टम मिलता है, जो हमें अरेंजमेंट प्राप्त होता है, वो कहलाता है हाफ व्यू। तो जब इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, तो इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, अगर हम इसको दिखाना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं। मान लो कोई ए हाफ व्यू है जिसमें MN हमें नंबर लेने हैं, इसमें MN नंबर लेने हैं, तो M को किस रूप में लेना है, रो के रूप में, और N को कॉलमों के रूप में। पहला नंबर क्या है, पहला नंबर A11, दूसरा नंबर A12, A13, A14, ऐसे ही डॉट डॉट आगे तो चलता रहेगा, लास्ट में जाएगा A1N। अगला दूसरी रो में पहुंच गए तो A21, A22, A23, A24, ऐसे ही लास्ट में आ जाएगा A1 की जगह पर 2N। इसी प्रकार आगे चलेंगे तो A31, A32, A33, A34, और लास्ट में यहां चले आएगा A3N। इस प्रकार से ये क्रम चलता रहेगा, आगे भी इसी प्रकार ये क्रम चलता रहेगा, और लास्ट में क्या निकल के आएगा, A। अब ये 1, 2, 3 इस प्रकार
लास्ट में क्या जाएगा ए एम वन, यहाँ कितना जाएगा ऐसे ही ए एम टू, ऐसे यहाँ पर ए एम थ्री, ऐसे यहाँ पर ए एम फोर यहाँ जाएगा, और लास्ट में क्या जाएगा ए एम एन। तो इसमें एम एन नंबर्स हैं जिनको आयताकार रूप में रखा गया है। ये तो m इंटू एन, यहाँ कितने नंबर से m नंबर से m और n के रूप में रखा गया m n नंबर्स को। m क्या हो गई इसमें, इस तरह से रखा गया इनको, तो इसको क्या बोलेंगे रो, और इस तरह से रखा गया तो क्या बोलेंगे कॉलम। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या हो जाएगा R1, ये हो जाएगा R2 जे R3, ऐसे आगे चलता रहेगा। इसी प्रकार यहाँ पे क्या जाएगा C1, यहाँ C2, ये C3, ये C4, इसी प्रकार आगे चलता रहेगा। अब यहाँ से लास्ट में क्या आएगा Mn, तो इसका मतलब क्या है, M किसको रिप्रेजेंट करेगा, M दिखाएगा रो की संख्या को, और N किसको दिखाएगा, N दिखाएगा कॉलमों की संख्या को। M दिखाएगा रो की संख्या को और N दिखाएगा कॉलमों की संख्या को। तो इस प्रकार जो हमने A11 A12 रखा, इस प्रकार जो व्यवस्था की गई, तो ये पूरी व्यवस्था है, ये पूरा अरेंजमेंट, ये क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब बच्चों इसको शॉर्ट रूप में लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, A बराबर ए आई जे के रूप में लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, A बराबर ए आई जे। अब A क्या है, तो A तो यहाँ रिप्रेजेंट करता है नंबर्स को, संख्या कौन सी, तो संख्या को रिप्रेजेंट करता है। और जो I है, जो I है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, I रिप्रेजेंट करता है किस रो में है वो नंबर, और J किसको प्रेजेंट करता है, किस कॉलम में है। यहां पर जो AIJ है वो AIJ किसको रिप्रेजेंट करता है, AIJ किसको रिप्रेजेंट करता है, AI रिप्रेजेंट करता है। A तो रिप्रेजेंट करता है नंबर को कि वो संख्या कौन सी है, और वो संख्या किस स्थान पर है वो I और J बताते हैं। I बताता है कि वो किस रो में है, और J बताता है वो किस कॉलम में है। तो इस पूरे अरेंजमेंट को इस प्रकार लिख सकते हैं, A बराबर आप व्यू AIJ, इस प्रकार की इसको लिख सकते हैं। तो बच्चों ये थी इस आप व्यू की परिभाषा। आप व्यू परिभाषा में इस तरह से ये पहला एलिमेंट कहलाता है A11, ये A12, A13। तो इसके अंदर ये संख्या लिखी होती है, सारी संख्या A11 आ रही है, A12, A13, ये संख्या क्या कहलाती है, ये संख्या कहलाती है अवयव, इनको कहते हैं अवयव या एलिमेंट्स। तो पहला जो अवयव होगा उसको दिखाएंगे हमेशा A11 से, दूसरा अवयव होगा उसको दिखाएंगे A12 से, तीसरे अवयव को A13 से। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लूं, अगर इस प्रकार लिखा हुआ है 3, 4, 8, 7, 6, 5, तो यहां पर ये पहला एलिमेंट है, पहला अवयव है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, A11 को। ये दूसरा है तो ये रिप्रेजेंट करेगा A12 को। ये तीसरा है, ये रिप्रेजेंट करेगा A13 को। अब हम दूसरी रो में पहुंच गए। जब दूसरी रो में जा रहे हैं तो पहला A21 को, A22 को और ये A23 को। इस प्रकार ये एलिमेंट्सों के नंबर्स होते हैं। पहला एलिमेंट्स A11, दूसरा A12, तीसरा A13। तो इस प्रकार हम एलिमेंट्सों की नंबर बता सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट किस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये इसकी परिभाषा हो गई। इस तरह की संख्याएं जो होती हैं वो रो कहलाती हैं, इस तरह से रहता है वो कॉलम्स कहलाते हैं। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद आगे बात करते हैं, आगे देखते हैं। अब बच्चों जो Mn है, हमने यहाँ देखा कि M किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, M रिप्रेजेंट कर रहा था रो को, और N किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, N रिप्रेजेंट कर रहा था कॉलम को। तो ये रो की संख्या है, ये N की संख्या है, और जो N और जो रो और कॉलम की संख्या है वो क्या कहलाती है, वो इसका कहलाती है कोटि, वो इसका ऑर्डर कहलाता है कि हमारा आप व्यू किस ऑर्डर का है, किस कोटि का है। तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये हमारा आप व्यू किस कोटि का है, किस ऑर्डर का है, M इंटू N ऑर्डर का है।
हमारा आप किस कोटि का है, m इंटू n कोटि का या m इंटू n ऑर्डर का है। अगर हमें किसी आपवियों की कोटि निकालनी है या ऑर्डर निकालना है तो हम क्या करेंगे, उसमें कितने रो हैं उनकी संख्या गिन लेंगे, उसमें कितने कॉलम हैं उनकी संख्या गिन लेंगे। तो जो रो और कॉलम की संख्याएं होंगी उनका गुणनफल क्या है, उनका गुणनफल उसकी कोटि कहलाता है। जो जितनी रो हैं और जितने कॉलम हैं वो संख्या क्या कहलाती है, वो आपवियों की कोटि कहलाती है। इसमें रो की संख्या गिन लो और कॉलम की संख्या गिन लो, यानी आपवियों में जितने रो है उनकी संख्या गिन लो और जो कॉलम है उनकी संख्या गिन लो, वो क्या कहलाएगा, आपवियों की कोटि कहलाएगा। जैसे हमारे पास ये कोई आपवियों दे रखा है कि a इक्वल टू 3, 8, 6, 5। अब हमें इसकी कोटि ज्ञात करनी है, इसकी कोटि क्या है। तो इसकी कोटि क्या है, पहले देखेंगे इसमें रो कितने हैं। तो पहला रो, ये दूसरा रो, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम। तो कितने रो हो गए, इसमें 2 रो हो गए और 2 ही कॉलम हो गए। तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, इसकी कोटि हो जाएगी 2 इंटू 2। ऐसे ही मान लो कोई आपको दे रखा है a बराबर 3, 4, 6, इस तरह से कोई आपको दे रखा है और इसकी कोटि निकालनी है। तो कोटि निकालने के लिए क्या करेंगे, कोटि निकालने के लिए पहले हम ये देखेंगे कि उसमें रो कितने हैं और कॉलम कितने हैं। तो इसमें रो कितने हैं, तो रो कितने हैं इसमें, पहला रो, ये दूसरी रो हो गई, ये तीसरी रो। ऐसे इसमें पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम। तो कुल मिलाकर कितने रो हो गए, रो तो हो गई 3, ये तीसरा कॉलम और ये चौथा। तो कुल मिलाके रो कितने हो गए 3 और कॉलम कितने हो गए 4। तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, इसकी कोटि हो जाएगी 3 इंटू 4, 3 रो और 4 कॉलम। जो पहला नंबर है वो रिप्रेजेंट करता है रो को और दूसरा नंबर है वो रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। इसी प्रकार मान लो हमें ये दे रखा है a बराबर 5, 4, 3, 1 ऐसे लिखा हुआ है। अब इसमें देखें इसका ऑर्डर क्या है, इसकी कोटि क्या है। तो इसकी कोटि निकालने के लिए देखो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम क्या करेंगे, उसमें कितने रो हैं रो की संख्या देखेंगे, फिर उसके बाद क्या देखेंगे, इसमें कॉलम कितने हैं कॉलम की संख्या देखेंगे। तो रो कितने हैं, पहला रो हो गया, ये दूसरा रो, ये तीसरा रो, ये चौथा रो। अब कॉलम कितने हैं, कॉलम कितने हैं 1। तो इसका कितना ऑर्डर हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा, पहले लिखते हैं किसकी संख्या, रो की संख्या। तो रो कितने हैं 4, कॉलम कितने हैं 1। तो कोटि कितनी हो गई 4 इंटू 1, ये इसकी कोटि हो जाएगी। इसी प्रकार इस प्रकार लिखा हो 3, 4, 6, 7। अब इसकी कोटि निकालनी हो कितनी है, तो वही काम सबसे पहले क्या करेंगे, रो गिनेंगे रो कितने हैं। तो इस तरह चलेंगे तो रो कितने हो गए, 1 कॉलम पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो रो कितने हो जाएंगे 1 और कॉलम कितने हो जाएंगे 4। तो इस प्रकार कोटि कितने हो जाएगी, 1 रो और 4 कॉलम। तो इस प्रकार हम कोटि निकालने के लिए क्या करते हैं, रो की संख्या गिन लेते हैं और कॉलमों की संख्या गिन लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कोटि निकालना, कोटि किस प्रकार निकालते हैं। तो कोटि निकालने के लिए क्या याद रखना है कि उसमें रो कितने हैं और उसमें कॉलम कितने हैं, ये बात याद रखनी है। अब दोस्तों अब बात करते हैं आपव्यू के प्रकार की। आपव्यू कितने प्रकार का होता है। तो आपव्यू को क्या है कि उसकी संख्याओं के आधार पर, संख्या मतलब उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स के आधार पर तथा उनकी रो और कॉलम के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है कि रो कितने हैं, रो के आधार पर उसका विभाजन करते हैं, ये उसकी संख्याओं के आधार पर विभाजन करते हैं। उसके अंदर जो एलिमेंट्स हमने अरेंज किए हैं तो उस अरेंजमेंट उस एलिमेंट्स के आधार पर करना है विभाजन, और एक उसके अंदर जो रो और कॉलम है उसके आधार पर। आइए पढ़ते हैं आपव्यू का, आपव्यू के प्रकार। आपव्यू के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। टाइप ऑफ मैट्रिक्स। आपव्यू के प्रकार, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो कितने प्रकार का आपव्यू होता है सबके बारे में विस्तृत रूप से एक एक करके जानते हैं। आइए पहले प्रकार का पहले बात करते हैं। सबसे पहले
क्षैतिज आप व्यू। जिसे बोलते हैं इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स सबसे पहला क्षैतिज आप व्यू। तो बच्चों क्या होता है क्षैतिज आप व्यू? ऐसा आप व्यू जिसमें रो की संख्या तो कम हो और कॉलमों की संख्या अधिक हो। रो की संख्या तो कम हो और कॉलमों की संख्या अधिक हो, वो कहलाता है क्षैतिज आप व्यू। क्या होना चाहिए? रो की संख्या तो कम हो और कॉलमों की संख्या अधिक। आर कम होना चाहिए कॉलम से। जैसे एग्जाम्पल देखें 3 4 3 ये लिखा हुआ है, 3 2 1 2 ये लिखा हुआ है। तो ये सब क्या है? ये है क्षैतिज आप व्यू। क्योंकि इसमें कॉलम कितने हैं? कॉलम कितने हैं? 1 2 3। रो कितने हैं? 1 2। इसी प्रकार इसमें कॉलम कितने हैं और रो कितने हैं? तो रो तो है 2 और कॉलम 1 2 3 और 4। यानी रो तो कितने हो गए? 2 और कॉलम कितने हो गए? 4। क्योंकि इसमें रो की संख्या 2 है, रो बराबर तो 2 है और कॉलम बराबर कितने हैं? 3। तो रो कैसा है? कम है कॉलम से। रो कैसा है? रो की संख्या कॉलमों की संख्या से कम है, इसलिए क्या है? क्षैतिज आप व्यू। इसी प्रकार इसमें रो कितने हो गए? रो तो कितने हो गए? 2 और कॉलम कितने हो गए? 4। इस प्रकार इसमें रो की संख्या कैसी है? रो की संख्या कॉलमों की संख्या से कम है, इसलिए क्या है? ये क्षैतिज आप व्यू। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्षैतिज आप व्यू क्या होता है? जिसमें रो की संख्या अधिक हो और कॉलम की संख्या कम हो। अगले पे आते हैं नंबर 2। दूसरा प्रकार का है ऊर्ध्वाधर आप व्यू। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। इसको बोलते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। अब वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है? तो बच्चों ऐसा आप व्यू जिसमें कॉलमों की संख्या तो कम हो और रो की संख्या अधिक हो। इसका क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल। इसका उल्टा, जिसमें रो की संख्या तो क्या है? इसमें रो की संख्या तो क्या है? कम है। अब इसमें क्या होगा? रो की संख्या अधिक हो जाएगी, कॉलमों की संख्या कम हो जाएगी। यानी इसमें ऊर्ध्वाधर आप व्यू वर्टिकल मैट्रिक्स कौन सा होगा? एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ऐसा आप व्यू जिसमें रो की संख्या कैसी हो? रो की संख्या तो अधिक हो और कॉलमों की संख्या कम हो। जैसे 3 4 7 8 3 2 6 5 3 इस प्रकार से लिखें। अब इसमें हम देखेंगे रो कितना? ये पहला रो हो गया, ये दूसरा रो, ये तीसरा रो, ये चौथा रो, ये 1, ये 2 और ये 3। तो कॉलम कितने हो गए? इसमें कॉलम तो हो गए 3 और रो कितने हो गए? रो हो गए 4। तो ऐसा आप जिसमें रो की संख्या कॉलमों की संख्या से अधिक हो, वो कहलाता है वर्टिकल मैट्रिक्स। इसमें क्या है? रो 4 है और कॉलम 3 है। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये लिखा हुआ है 3 2 3 4 2 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। अब या ऐसे ना लिखिए, ऐसे लिखो 3 3 2 4 ऐसे लिखा हुआ है। तो इसमें कितने रो हो जाएंगे? 1 2 3। कॉलम कितना हो जाएगा? 1। तो रो की संख्या कितनी हो गई? 3। कॉलम की संख्या 1। तो इसमें क्या है? रो अधिक है। क्या है? इसमें रो अधिक है और कॉलम कम है। तो रो की संख्या कॉलमों की संख्या से अधिक हो तो वो क्या कहलाता है? वर्टिकल मैट्रिक्स। इसमें आर कैसा है? बड़ा है सी से। तो इसका मतलब क्या हो गया? वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होगा? जिसमें आर ज्यादा होगा सी से। आर ज्यादा होगा सी से तो क्या होगा? जब आर अधिक होगा सी से तो वो कहलाएगा ऊर्ध्वाधर आप व्यू, वर्टिकल मैट्रिक्स। अगला नंबर पे आते हैं। तीसरे नंबर बात करते हैं पंक्ति आप व्यू की। तो पंक्ति आप व्यू क्या है? रो मैट्रिक्स, जिसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स।
अब पंक्ति आव्यूह क्या होता है? तो ऐसा आव्यूह, कैसा? जिसमें केवल एक रो हो, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक रो हो, वो कहलाता है पंक्ति आव्यूह। अब एक रो कैसे हो? एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। जैसे 3, 4, 7 ये लिखा हुआ है, तो इसमें कितनी है रो? एक है। कॉलम कितने हैं? 1, 2, 3। तो रो एक है, कॉलम 3 है, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा पंक्ति आव्यूह। इसी प्रकार 3, 4 ये लिखा हुआ है, ये सब क्या कहलाएंगे? पंक्ति आव्यूह। जिसमें केवल एक रो हो, एक रो आएगा, वो कहलाएगा पंक्ति आव्यूह, रो मैट्रिक्स। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि पंक्ति आव्यूह क्या होता है। अब अगले नंबर पर बढ़ते हैं। अगला नंबर है पंक्ति के बाद स्तंभ आव्यूह, सॉरी पंक्ति के बाद क्षैतिज आव्यूह, सॉरी स्तंभ आव्यूह। अगला नंबर स्तंभ आव्यूह। अब स्तंभ आव्यूह क्या है? ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक कॉलम हो। स्तंभ आव्यूह क्या है? कॉलम मैट्रिक्स। तो ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक कॉलम दे रखा हो, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा स्तंभ आव्यूह। ठीक है बच्चों, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल क्या हो? एक कॉलम हो। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 4, 3, 4 इस तरह से जो आव्यूह होंगे, 4, 3, 4 ये जो आव्यूह होगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा स्तंभ आव्यूह, जिसमें केवल एक रो, एक कॉलम हो। रो कितने हो सकते हैं, लेकिन कॉलम क्या हो? जिसमें केवल एक कॉलम होगा, वो कहलाएगा स्तंभ आव्यूह। चलिए, मैंने आपको 4 आव्यूहों के प्रकार के बारे में बताया। अब आगे बढ़ते हैं। मुझे आशा है कि आपको जो मैंने 4 प्रकार बताए हैं वो आपकी समझ में आ गए होंगे। अब 5वां प्रकार। 5वां प्रकार क्या है? 5वां प्रकार क्या होता है? वर्ग आव्यूह। काफी इंपोर्टेंट है वर्ग आव्यूह। स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स। तो क्या होता है बच्चों वर्ग आव्यूह? ऐसा आव्यूह जिसमें रो की संख्या कॉलमों की संख्या के बराबर हो। जिसमें रो की संख्या कॉलमों की संख्या के बराबर है, वो कहलाता है वर्ग आव्यूह। ऐसा आव्यूह जिसमें रो की संख्या कॉलमों की संख्या के बराबर हो। जैसे ए बराबर दे रखा हो 5, 4, 3, 2। जैसे 3, 4, 3, 6, 7, 8, 5, 4, 2। तो ये क्या है? रो कितने हो गए इसमें? 2। कॉलम कितने हो गए? 2। इसमें रो कितने हो गए? 3। कॉलम कितने हो गए? 3। यहाँ पे m का मान कैसा हो गया? बराबर n के। m का मान कैसा हो गया? बराबर n के, यानी r बराबर क्या हो गया? c। रो का मान कैसा हो गया? कॉलम के बराबर। जब रो की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर हो, उसे कहते हैं वर्ग आव्यूह। इसके बाद अगले पे आते हैं। अगला नंबर है 6, शून्य आव्यूह। जीरो मैट्रिक्स। अगला नंबर शून्य आव्यूह, जीरो मैट्रिक्स। अब बच्चों शून्य आव्यूह क्या होता है? ऐसा आव्यूह, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट्स 0 हों, जिसके सारे एलिमेंट्स 0 हों, उसे बोलते हैं शून्य आव्यूह, उसे बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 0, 0, 0, 0 ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। तो ये सब सारे एग्जाम्पल किसके हैं? ये सब एग्जाम्पल हैं जीरो मैट्रिक्स के। इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसका रिप्रेजेंट का अलग सिंबल है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से
ओ टाइप में बड़े से जीरो से, इसको किसे रिप्रेजेंट करेंगे, ओ टाइप के बड़े से जीरो से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हमें आगे होगा शून्याद्विव। क्या है शून्याद्विव? ऐसा आद्विव जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो हो। अगले नंबर की बात करते हैं 7। सातवां तत्समकाव्यु। तत्समकाव्यु, तो तत्समकाव्यु क्या होता है? ऐसा आव्यू जिसमें डायगोनल मैट्रिक्स के अलावा सारे एलिमेंट्स जीरो हों। जैसे, और डायगोनल मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए? 1 1। इस प्रकार का। अब ये डायगोनल क्या होता है इसके बारे में बता देता हूं मैं। अब डायगोनल क्या होता है इसके बारे में बता देता हूं। देखो, अगर ये कोई आव्यूह दे रखा है, हमेशा आव्यूह में दो डायगोनल्स होते हैं, एक तो लीडिंग डायगोनल और एक, तो हमेशा आव्यूह में क्या होगा? दो आव्यूह होंगे। एक तो मुख्य विकर्ण होता है, तो ये जो विकर्ण होगा ये विकर्ण कहलाता है मुख्य विकर्ण। हमेशा विकर्ण किसमें होगा? जो आव्यूह वर्ग आव्यूह होगा। अगर कोई वर्ग आव्यूह दे रखा है, उसके मुख्य विकर्ण के सारे एलिमेंट्स 1 1 हो जाते हैं, तो वो कहलाता है तत्समकाव्यु, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो विकर्ण क्या होता है? जो वर्ग आव्यूह दे रखा है उसके इस तरह से विकर्ण को मिला दो, तो इसके जो एलिमेंट निकल के आए ये विकर्ण के एलिमेंट हैं, और जो ये दिख रहा है ये कहलाता है विकर्ण। तो इस मैट्रिक्स का ये विकर्ण है। तो तत्समकाव्यु क्या होगा? ऐसा आव्यूह जिसके सारे एलिमेंट्स कौन से वाले? विकर्ण वाले। कैसे हो? 1 1। अगर विकर्ण वाले एलिमेंट 1 1 है तो वो कहलाता है तत्समकाव्यु। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? दर्शाते किससे हैं इसको? तो इसको दर्शाते हैं, इससे किससे रिप्रेजेंट करेंगे? किससे दर्शाते हैं? तो इसको दर्शाते हैं कैपिटल आई से। जिस प्रकार का ऑर्डर होगा हम उस प्रकार के ऑर्डर में इसको लिख लेते हैं। मान लो हमें 2 into 2 का लिखना है, तो इसका निरूपण कैसे हो जाएगा? इस प्रकार बनेगा। हमें इसको लिखना है 3 into 3 में, तो इसको किस प्रकार लिखेंगे? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। हमेशा क्या होगा? जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो क्या कहलाएगा? वो 1 1 होगा, और वो कहलाएगा फिर तत्समकाव्यु। तो आइए बच्चों, इसके बाद अगले प्रकार की बात करते हैं। अगला प्रकार क्या है? तो अगला प्रकार कौन सा है? विकर्ण आव्यूह।